आखिरकार हम लैंड कर चुके हैं वियतनाम के खूबसूरत शहर दानांग में। प्लेन से नीचे उतरने से पहले ही ऊपर से जो व्यूज़ दिखाई दे रहे थे वो कमाल के थे। एक तरफ समुद्र, दूसरी तरफ शहर और दूर दूर तक फैले हुए पहाड़। एयरपोर्ट से निकलकर हम सीधे अपने होटल की तरफ आए और सबसे अच्छी बात यह थी कि हमारा होटल माइकी बीच के बिल्कुल पास था। होटल पहुंचते ही मैं सीधे बीच की तरफ निकल गया क्योंकि इतने खूबसूरत नज़ारे देखकर रूम में बैठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। सबसे पहले मैंने बीच के आसपास थोड़ा वॉक किया, चारों तरफ के व्यूज़ देखे और रिकॉर्ड किए। दूर सामने आपको संट्रा पेनिनसुला दिखाई दे रहा होगा और उसी तरफ लेडी बुद्धा का विशाल स्टैचू भी नज़र आता है। सी, माउंटेन्स और सिटी का कॉम्बिनेशन सच में बहुत शानदार लग रहा था। थोड़ी देर बीच पर समय बिताने के बाद मैं वापस होटल चला गया। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो रूम लिया है वो 3 दिन के लिए हमें कितने में मिला और वो रूम कैसा है। इस रूम में डबल बेड है और ये 3 दिन के लिए हमें पड़ा था 2500 रुपये में। यहाँ सारी फैसिलिटी है, आपको एसी मिलेगा, वार्डरोब है, फ्रिज है और इसका मैं आपको शावर एरिया दिखाता हूँ। ये देखिए रूम, इस प्राइस में इतना अच्छा रूम मिलना, हमने काफ़ी होटल्स वगैरह चेक किए, सबका लगभग सेम ही प्राइस आ रहा था। आपको 5 स्टार होटल भी इस सिटी में 3 से 4 हज़ार रुपये के बीच में पर नाइट के हिसाब से मिल जाएगा और ऐसे होटल्स आपको 600 700 800 रुपये में आराम से मिल जाएंगे, क्वीन साइज़ डबल बेड। और दानांग में मतलब चीज़ें ठीक हैं, इतनी कॉस्टली नहीं है, खासकर होटल तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको वियतनाम ट्रैवल करना अच्छा लगेगा आप आओगे तो। हाय एवरीवन, हम हैं इस टाइम दानांग में, जो कि हमारी दूसरी सिटी है वियतनाम में। और दानांग को वियतनाम का मायामी शहर बोला जाता है और ये क्यों बोला जाता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल का बिल्कुल मायामी लगता है, जैसा मैं भी मायामी कभी गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने वीडियो वगैरह मायामी की देखी है काफ़ी। ये बिल्कुल सिमिलर वैसे ही है और ये बहुत ही खूबसूरत सिटी है और यहाँ की बीच लाइफ तो वर्ल्ड में फेमस है। यहाँ का बीच दुनिया के खूबसूरत बीचों में से एक है और जिसका नाम है माई कैन बीच। आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। यहाँ लोग बहुत चिल हैं, इनको किसी का कुछ नहीं है, मतलब भाग रहे हैं, बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, खा पी रहे हैं, घूम रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। इतनी चिल लाइफ मैंने कहीं नहीं देखी अभी तक। मैं बहुत जगह घूमा हूँ वैसे तो, इंडिया तो मैं सारा घूम चुका हूँ लगभग, लेकिन ये मेरी फर्स्ट कंट्री है और इसमें इतना अच्छा सब कुछ मैंने नहीं देखा आज तक। अब आप देख सकते हो कि बीच के आसपास काफ़ी सारी रेंटल बाइसिकल्स और स्कूटर्स रखी हुई हैं। अगर आप चाहो तो इन्हें रेंट करके पूरा बीच एरिया या पूरी सिटी आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। दानंग वैसे भी ऐसी सिटी है जहां घूमना काफ़ी आसान है क्योंकि रोड्स चौड़ी हैं और ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं लगता। और ये जो छोटे छोटे बीच कैफ़ेज़ और कार्ट्स आप देख रहे हो, सुबह का समय होने की वजह से अभी इनमें से काफ़ी बंद हैं, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है पूरा एरिया एक अलग ही वाइब में बदल जाता है। यहाँ आपको कॉफ़ी, ड्रिंक्स, स्नैक्स और चिल करने के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऑनेस्टली बीच के सामने बैठकर कॉफ़ी पीने का अपना ही मज़ा है। बीच पर काफ़ी अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट्स भी हैं। लोग सुबह सुबह वॉक कर रहे हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और कुछ बस समुद्र के सामने बैठकर वेदर एंजॉय कर रहे हैं। पूरा माहौल बहुत पीसफुल लग रहा है। इसके बाद मैं वापस होटल की तरफ आया। होटल के बाहर ही काफ़ी सारी स्कूटर रेंटल शॉप्स थी। यहाँ स्कूटर लगभग 1 लाख VND के आसपास पूरे दिन के लिए मिल जाती है, जो इंडियन करेंसी में लगभग 350 रुपये के आसपास बैठता है। अगर आप सिटी एक्सप्लोर करना चाहते हो तो स्कूटर लेना काफ़ी कन्वीनियंट ऑप्शन है। nồi cười mỏm mém yêu thương nồi ngồi tay। थोड़ी देर बाद मैं फिर से बीच की तरफ निकल आया। अब लगभग दोपहर का समय था। कुछ देर पहले बारिश हुई थी, इसलिए मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो गया था। धूप भी कम हो गई थी और लोग दोबारा बड़ी संख्या में बीच पर आने लगे थे। लोग स्विमिंग कर रहे थे, कुछ फैमिली के साथ आए हुए थे, बच्चे खेल रहे थे और कई लोग बस आराम से समुद्र के किनारे बैठकर समय बिता रहे थे।
सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ की क्लैनलीनेस लगी। बीच काफ़ी साफ़ सुथरा है और पूरा एरिया बहुत वेल मेंटेन्ड दिखाई देता है। मेरे सामने जो बोट्स दिखाई दे रही हैं, शाम के समय जब समुद्र थोड़ा शांत हो जाता है तब यहाँ काफ़ी वाटर एक्टिविटीज़ भी शुरू हो जाती हैं। जेट स्की, बोट राइड्स और कई दूसरी एक्टिविटीज़ टूरिस्ट के लिए अवेलेबल रहती हैं। और एक चीज़ जो तुरंत नोटिस होती है वो है बीच के सामने बनी हुई ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स। इनमें से काफ़ी लग्जरी होटल्स हैं और हैरानी की बात यह है कि कई अच्छे होटल्स आपको 3,500 से 5,000 रुपये प्रति रात के बीच मिल जाते हैं, जो लोकेशन और फैसिलिटीज़ के हिसाब से काफ़ी रीज़नेबल हैं। मेरे लिए ये एक्सपीरियंस और भी ख़ास था क्योंकि लाइफ में पहली बार मैं किसी ऐसे बीच पे आया था जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत बीचेस में गिना जाता है। सच कहूँ तो माइकी बीच ने पहली ही नज़र में मुझे इम्प्रेस कर दिया। दूर सामने संट्रा माउंटेन दिखाई दे रहा है और उसके पास लेडी बुद्धा का व्यू पूरे लैंडस्केप को और भी शानदार बना देता है। जब माउंटेन और सी एक साथ दिखाई दें तो सीनरी अपने आप नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। अब बीच को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद मैंने सोचा कि चलो दानांग सिटी को भी थोड़ा करीब से देखा जाए, और यहीं से शुरू होती है हमारी सिटी एक्सप्लोरेशन। सिटी में आते ही सबसे पहली चीज़ जो नोटिस होती है वो है इसकी सफाई। रोड्स चौड़ी हैं, ट्रैफिक ऑर्गेनाइज्ड है और लगभग हर जगह सिटी काफ़ी क्लीन दिखाई देती है। टूरिस्ट भी यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं और शायद यही वजह है कि डानंग की वाइब बाकी कई बड़े शहरों से काफ़ी अलग लगती है। यहाँ का माहौल ज़्यादा रिलैक्स्ड और लेड बैक महसूस होता है। अगर आपने हनोई देखा हो तो आपको दोनों शहरों का फ़र्क तुरंत समझ आ जाएगा। हनोई ज़्यादा बिजी और क्राउडेड फील होता है, जबकि डानंग में आपको ज़्यादा ओपन स्पेसेस, बीचेस और रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल देखने को मिलता है। रास्ते में आपको काफ़ी सारे लोकल रेस्टोरेंट्स दिखाई देंगे। और दोस्तों, एक चीज़ जो मैंने यहाँ नोटिस की वो ये कि छोटी छोटी चीज़ों में भी ये लोग कितनी डिटेल और सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पेड़ों की ट्रिमिंग चल रही है, लेकिन पूरा एरिया बैरिकेड किया हुआ है, स्टाफ मौजूद है और ट्रैफिक को भी मैनेज किया जा रहा है ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। वियतनाम में सी फूड कल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ख़ासकर कोस्टल सिटीज़ में तो सी फूड हर जगह देखने को मिल जाता है। मैंने यहाँ कुछ लोकल फूड भी ट्राई किया और एक चीज़ जो बार बार नोटिस हुई वो थी हर्ब्स और मिंट का इस्तेमाल। वियतनामीज़ कुजीन में फ्रेश हर्ब्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जो इनके खाने को अलग फ्लेवर देते हैं। जितना ज़्यादा मैं डानंग को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, उतना ही ये सिटी मुझे पसंद आती जा रही है। फ्रेंडली लोग, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट, ब्यूटीफुल बीचेस और रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर। शायद यही वजह है कि इतने सारे ट्रैवलर्स इस सिटी को वियतनाम की सबसे प्लेजेंट डेस्टिनेशंस में से एक मानते हैं। वैसे एक चीज़ और है जो मुझे पूरे वियतनाम में कॉमन लगी। यहाँ के लोग काफ़ी रिलैक्स्ड और फ्रेंडली हैं। अभी तक जितने भी लोकल लोगों से मिला हूँ, सब बहुत शांत स्वभाव के लगे। किसी तरह की जल्दबाजी या चिड़चिड़ापन कम ही देखने को मिलता है। हर कोई अपनी पेस में ज़िंदगी एंजॉय करता हुआ दिखाई देता है। और अगर खाने पीने की बात करें तो हॉनेस्टली वियतनाम ने मुझे काफ़ी सरप्राइज़ किया है। मुझे यहाँ कई चीज़ें इंडिया से भी अफोर्डेबल लगी। बाहर खाना, जूस, कॉफ़ी या लोकल फूड ट्राई करना, सब कुछ काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर मिल जाता है। लेकिन सिर्फ सस्ता होना ही इसकी खासियत नहीं है, क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। खाने में वैरायटी भी भरपूर है और प्रेजेंटेशन से लेकर टेस्ट तक हर चीज़ पर ध्यान दिया जाता है। जितना मैं डानंग को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, उतना ही मुझे लग रहा है कि ये सिटी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपनी लाइफ में थोड़ा बैलेंस और रिलैक्सेशन चाहते हैं। सुबह बीच वॉक, थोड़ा एक्सरसाइज, दिन में सिटी एक्सप्लोर करो, शाम को दोस्तों या फैमिली के साथ बाहर खाना खाओ और बस लाइफ को एंजॉय करो। शायद यही वजह है कि डानंग की वाइब बाकी कई बड़े शहरों से काफ़ी अलग लगती है। यहाँ आने के बाद ऐसा फील होता है कि लोग सिर्फ काम करने के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी जीने के लिए भी समय निकालते हैं। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, कई लोग इकॉनमी को सिर्फ रैंकिंग से जज करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में जब आप किसी देश को खुद जाकर देखते हो, तब असली तस्वीर समझ आती है। वियतनाम को देखकर कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होता कि ये कोई पिछड़ता हुआ देश है। इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लैनलीनेस, पब्लिक फैसिलिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन देखकर काफ़ी पॉजिटिव इंप्रेशन बनता है। और अब ज़रा ये देखो, यहाँ जूस और स्मूदीज़ की कितनी वैरायटी मिलती है। मैंने अभी मैंगो एवोकाडो स्मूदी ट्राई की थी और उसका प्राइस इंडियन करेंसी में लगभग 90 रुपये के आसपास पड़ा। टेस्ट भी शानदार था और क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी थी। सच कहूँ तो वियतनाम में फ्रेश जूसेस और ड्रिंक्स का कल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑलमोस्ट हर गली में आपको कोई ना कोई जूस शॉप या ड्रिंक स्टॉल मिल जाएगी।
फ़िलहाल मैं अभी सिटी को और एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लेकिन प्लान ये है कि शाम को दोबारा बीच पे लौटेंगे और देखेंगे कि सनसेट के बाद डानांग का माहौल कैसा हो जाता है। और जैसा मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब शाम के लगभग 6 बज चुके हैं और माइकी बीच का पूरा माहौल बदल चुका है। सुबह जहाँ शांति थी, वहीं अब हर तरफ लोगों की रौनक दिखाई दे रही है। सामने जेट्स की राइड्स चल रही हैं, बोट राइड्स चल रही हैं, ऊपर पैरासाइलिंग भी दिखाई दे रही है और बीच पर लोकल फैमिलीज से लेकर इंटरनेशनल टूरिस्ट तक सभी अपने अपने तरीके से शाम एंजॉय कर रहे हैं। एक चीज़ जो मुझे वियतनाम में बार बार देखने को मिल रही है, वो ये कि लोकल लोग भी अपने शहर को उतना ही एंजॉय करते हैं जितना टूरिस्ट करते हैं। शाम होते ही पूरा बीच लाइफ से भर जाता है। अब हम माइकी बीच से डानांग के सबसे फेमस लैंडमार्क्स में से एक ड्रैगन ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। बीच से ड्रैगन ब्रिज तक का रास्ता लगभग 1.5 किलोमीटर का है और सबसे अच्छी बात यह है कि रास्ता बिल्कुल सीधा है, लेकिन यहाँ डेस्टिनेशन से ज़्यादा मज़ेदार जर्नी लग रही है, क्योंकि चलते हुए हर कुछ कदम पर कुछ नया देखने को मिल जाता है। क्लीन रोड्स, कैफ़ेज़, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और सिटी की शानदार एनर्जी। और ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप देख रहे हो, इनमें से कई लग्जरी होटल्स हैं। सिटी का डेवलपमेंट देखकर अंदाज़ा लग जाता है कि टूरिज़्म यहाँ कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। रास्ते में जितने रेस्टोरेंट्स दिखाई दे रहे हैं, उनमें से काफ़ी सी फूड रेस्टोरेंट्स हैं। कोस्टल सिटी होने की वजह से सी फूड यहाँ की फूड कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है। और जैसे जैसे रात होने लगती है, पूरा डा नांग रोशनी से जगमगाने लगता है। बिल्डिंग्स, कैफ़ेज़, स्ट्रीट्स और ब्रिजेस, हर चीज़ की ब्यूटी रात में और बढ़ जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं संट्रा नाइट मार्केट में। ये डानांग की सबसे पॉपुलर नाइट मार्केट्स में से एक है। यहाँ आपको लोकल सोवेनिर्स, क्लोथ्स, हैंडीक्राफ्ट, स्ट्रीट फूड, ड्रिंक्स, एक्सेसरीज और वियतनाम की कई ट्रेडिशनल चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। मुझे ऐसी मार्केट्स की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ सिर्फ शॉपिंग नहीं होती, बल्कि लोकल कल्चर को करीब से देखने का मौका भी मिलता है। सिर्फ रंग बिरंगी शॉप्स, खाने की खुशबू, लोकल प्रोडक्ट्स और टूरिस्ट की भीड़, पूरा माहौल काफ़ी लाइवली लगता है। और अब दूर सामने आपको दिखाई दे रहा होगा डानांग का फेमस ड्रैगन ब्रिज। रात की रोशनी में इसका लुक और भी शानदार लग रहा है। ब्रिज के पीछे सिटी स्काईलाइन, नदी में चलती क्रूज बोट्स और चारों तरफ की लाइटिंग मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत व्यू क्रिएट कर रही हैं। डानांग की सबसे खास बात यही है कि यहाँ मॉडर्न सिटी, ब्यूटीफुल बीचेस और रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल, तीनों चीज़ें एक साथ देखने को मिलती हैं। और शायद यही वजह है कि ये शहर वियतनाम आने वाले ट्रैवलर्स की फेवरेट डेस्टिनेशंस में से एक बन चुका है। और दोस्तों, सामने जो क्रूज़ आपको नदी में चलती हुई दिखाई दे रही है, उसमें भी आप राइड कर सकते हो। ये पब्लिक क्रूजेज़ हैं जहाँ काफ़ी लोग एक साथ सिटी व्यूज़ एंजॉय करते हुए ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा प्राइवेट एक्सपीरियंस चाहिए तो यहाँ प्राइवेट क्रूजेज़ भी अवेलेबल हैं। बर्थडे पार्टी, फैमिली गैदरिंग, स्पेशल ओकेजन्स या सिर्फ अपने दोस्तों के साथ सिटी व्यूज़ एंजॉय करने हो तो आप पूरा क्रूज़ हायर भी कर सकते हो। और सच बताऊँ, रात के समय डानांग का नज़ारा एक अलग ही लेवल पर पहुँच जाता है। हर बिल्डिंग, हर ब्रिज और रिवर फ्रंट एरिया को इतनी खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया है कि बस चलते रहो और देखते रहो।
हम पहुंच चुके हैं डानांग के फेमस लव ब्रिज पर। आप यहाँ ये लॉक्स देख सकते हो। दुनिया के कई सिटीज़ की तरह यहाँ भी लोग अपने नाम लिखकर या अपनी याद के तौर पे लॉक्स लगाते हैं। कई लोग इसे अपने रिश्ते और यादों से जोड़कर देखते हैं। ब्रिज के दोनों तरफ सैकड़ों लॉक्स लगे हुए हैं और यही चीज़ इसे टूरिस्ट के बीच काफ़ी पॉपुलर बनाती है। चाहे आप लॉक लगाओ या नहीं, लेकिन यहाँ का व्यू और एटमॉस्फेयर ज़रूर एंजॉय कर सकते हो। और पीछे देखो, ड्रैगन ब्रिज रात की रोशनी में कितना शानदार लग रहा है। पूरी स्काईलाइन, रिवर रिफ्लेक्शंस और ब्रिज की लाइटिंग मिलकर ऐसा व्यू क्रिएट कर रही है कि कैमरा भी उसकी पूरी ब्यूटी कैप्चर नहीं कर पा रहा। लव ब्रिज के आसपास भी काफ़ी सूवनीर शॉप्स हैं। अगर आपको डानांग की कोई याद अपने साथ लेकर जानी हो तो यहाँ से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाती हैं। शाम की बारिश की वजह से मौसम भी काफ़ी प्लेजेंट हो चुका है। ठंडी हवा चल रही है और सिटी एक्सप्लोर करने का मज़ा दोगुना हो गया है। और अब सामने आप एक और इंटरेस्टिंग अट्रैक्शन देख सकते हो। ये शिप स्टाइल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर रेस्टोरेंट, इवेंट स्पेसेस, एंटरटेनमेंट ऑप्शंस और कई दूसरी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। मुझे ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा कि टूरिस्ट और लोकल्स दोनों के लिए एक ही जगह पर कई एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं। अब हम वापस होटल की तरफ चल रहे हैं, लेकिन इस बार दूसरे रास्ते से, ताकि सिटी का एक और हिस्सा एक्सप्लोर किया जा सके। रास्ते में जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करता है वो है सिटी की प्लानिंग। रोड्स काफ़ी क्लीन हैं, ट्रैफिक ऑर्गेनाइज्ड है और हर तरफ मेंटेनेंस का अच्छा लेवल दिखाई देता है। और ये देखो, सामने जो रास्ता दिखाई दे रहा है, उस बिल्डिंग के बाद ही माइकी बीच शुरू हो जाता है। यही डानांग की सबसे अच्छी बात है कि बीच, सिटी लाइफ और मेजर अट्रैक्शंस एक दूसरे से काफ़ी कनेक्टेड हैं। अब हम ड्रैगन ब्रिज के और करीब पहुंच चुके हैं। वैसे अगर आप डानांग आने का प्लान कर रहे हो तो ड्रैगन ब्रिज का फायर शो ज़रूर देखना। खास दिनों और वीकेंड्स पर ब्रिज के ड्रैगन हेड से आग और पानी का शो होता है, जो यहाँ की सबसे फेमस अट्रैक्शंस में से एक है। रात के समय इसकी लाइटिंग लगातार कलर चेंज करती रहती है और हर रंग में ब्रिज का लुक बिल्कुल अलग महसूस होता है। और सच कहूँ तो डानांग की स्काईलाइन मुझे काफ़ी इम्प्रेस कर रही है। सामने मॉडर्न बिल्डिंग्स, नीचे रिवर फ्रंट, आसपास ब्रिजेस और दूर तक फैली हुई सिटी लाइट्स। पूरा सीन बहुत सिनेमैटिक लगता है। डानांग की एक और ख़ास बात मुझे ये लगी कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न है, लेकिन सिटी ओवरक्राउडेड फील नहीं होती। हर तरफ बड़े रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, होटल्स, शॉपिंग एरियाज़ और एंटरटेनमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन फिर भी शहर खुला खुला और कंफर्टेबल लगता है। और यहाँ का लोकल फूड कल्चर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शाम होते ही रेस्टोरेंट्स भरने शुरू हो जाते हैं। लोकल्स भी बड़ी संख्या में बाहर खाना पसंद करते हैं और इसी वजह से पूरी सिटी में एक लाइवली एटमॉस्फेयर बना रहता है। टूरिस्ट के लिए स्कूटर रेंटल्स, लॉन्ड्री सर्विसेज, कन्वीनियंस स्टोर्स और डेली ट्रैवल की फैसिलिटीज़ लगभग हर एरिया में मिल जाती हैं, जिससे सिटी एक्सप्लोर करना काफ़ी आसान हो जाता है। अब धीरे धीरे हम वापस बीच एरिया की तरफ पहुंच रहे हैं। कल का प्लान भी काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि डानांग की सबसे फेमस अट्रैक्शंस में से एक बाना हिल्स हमारा इंतज़ार कर रही है। बाना हिल्स इतनी बड़ी डेस्टिनेशन है कि उसे आराम से एक्सप्लोर करने के लिए पूरा दिन चाहिए। इसलिए हम सुबह जल्दी निकलेंगे ताकि भीड़ से पहले पहुंच सकें और पूरे एरिया को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन आज के लिए इतना ही। सुबह माइकी बीच से शुरू हुआ ये दिन
शाम तक ड्रैगन ब्रिज, लव ब्रिज, नाइट मार्केट और डानांग की खूबसूरत सिटी लाइट्स के साथ ख़त्म हो रहा है। और हॉनेस्टली पहले ही दिन डानांग ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया है। ब्यूटीफुल बीचेस, मॉडर्न सिटी, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर और एक रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल। शायद यही वजह है कि इतने सारे ट्रैवलर्स इस सिटी को वियतनाम की बेस्ट डेस्टिनेशंस में से एक मानते हैं। तो दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, जहां हम निकलेंगे बाना हिल्स की शानदार जर्नी पर। गुड नाइट डानांग, और मिलते हैं कल सुबह।